नमस्कार। इस समय हमारे साथ हैं देश की प्रख्यात कांग्रेस नेत्री, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। रागिनी जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि इस समय मध्य प्रदेश प्रवास में हैं आप, क्या लग रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो आपको? देखिए, चूंकि मैं पिछले वर्ष भी जब बुरहानपुर से राहुल गांधी चले थे भारत को जोड़ने के लिए, मैं मीडिया की प्रभारी थी और अभी भी चुनाव के लिए मुझे मीडिया प्रभारी बनाया है। तो एक तो मैं समझती हूँ कि जिम्मेदारी को निभाते हुए जो जमीनी मुद्दे हैं, धरातल से जुड़े मुद्दे हैं, जो दैनंदिन जीवन को प्रभावित करते हैं, उन सभी मुद्दों को उठाना और आप सभी लोगों के माध्यम से जनता को कहीं ना कहीं सजग करना कि एक वोट की कीमत बहुत होती है। 5 साल का अपना भविष्य निर्धारण उसी वोट से होता है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, मुस्तैदी से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं देख रही हूँ कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शोषित, पीड़ित या हाशिए पर पड़ा हुआ ना दिख रहा हो। तो आप देखें, 39 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है, 18 महिलाओं का बलात्कार रोज मध्य प्रदेश में हो रहा है, 45 लाख किसान ऐसे हैं जिनको सोयाबीन की फसल का नष्ट होने पर मुआवजा नहीं मिला, आदिवासियों के 3,22,000 पट्टे निरस्त करके उनको दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और यही नहीं, आप शिक्षा व्यवस्था को देखें, 89% स्कूलों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। आज डिजिटल क्रांति की बात होती है। 57% स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए, बच्चियों के नीमच और मंदसौर में उनकी देह का व्यापार चल रहा है। भोपाल में 1 महीने में 47 बच्चियां गायब हो गई, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के आवास से 2, 4, 5 किलोमीटर की दूरी पर रह रही थी और सरकार आंख मूंद कर सो रही है। 7 लाख बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जनता इस वक्त त्रस्त है और वो चाह रही है कि 17 नवंबर आए और कांग्रेस के निशान वाला बटन दबाया जाए। आप चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, जिसमें मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी जी ने की, या आप जन आक्रोश यात्रा की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के 7 बड़े नेता 11,000 किलोमीटर तक यात्राएं कर कर आए अलग अलग संभागों में। जनता ने देखा कि कांग्रेस के नेता एयर कंडीशन कमरे में बैठकर फरमान जारी नहीं करते, उनके पास, उनके घर, उनके द्वार तक जाकर उनकी नब्ज टटोलने का काम करते। बहुत अच्छी बात आपने की रागिनी जी। पहली बार मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में देखा कि कांग्रेस जमीन में उतर के नब्ज टटोल रही है। नहीं तो जितने नेताओं की आपने बात की वो एसी के नेता माने जाते थे, उस दौर के एसी के नेता माने जाते थे। तो एक बदलाव तो दिखाई दे रहा है। ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा को आपने बहुत करीब से देखा, राहुल जी के स्वरूप में भी जो बदलाव आया और उनकी स्वीकारोक्ति जो पूरे देश में हुई, किस ढंग से देखते हैं आप? क्योंकि जो एक हमेशा कहा जाता है कि यात्राएं जो होती हैं सत्ता और समाज के परिवर्तन की बहुत बड़ी संकेतक होती हैं। आपने इस सवाल को संजोया बहुत अच्छी तरह से है और मुझे 2-3 बातें कहनी पड़ेंगी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है यात्राएं ना ट्रांसफॉर्मेशनल होती हैं, एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती हैं। उस व्यक्ति में भी जो यात्रा कर रहा है, दुनिया को, समाज को, लोगों को देखने, समझने, उनकी पीड़ा दर्द को महसूस करने का उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण बदलता है। और यही बदलाव उन लोगों में भी आता है जो उस व्यक्ति को यात्रा करते हुए देख रहे हैं, अपने पास से गुजरते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपए का जो एक प्रोपेगेंडा राहुल जी की छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया, आरएसएस द्वारा चलाया गया, कई अभद्र नाम टिप्पणियां उनके साथ जोड़ने की कोशिश की गई, वो औंधे मुंह धरातल पर गिर गए। और वो इसीलिए हुआ कि जैसा मैंने आपसे कहा कि बिना थके, बिना रुके, सतत, निरंतर, अविरल, निष्ठल कौन चला है 3700 किलोमीटर। ये तो भूतो न भविष्यति जैसी बात है। और कहीं ना कहीं इसने, जब राहुल जी चले तो उन्होंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक नफे नुकसान के लिए नहीं चल रहा हूं। लेकिन जब इतना बड़ा नेता चलता है, लोगों के सुख में हंसता है, दुख में उनके आंसू पोंछता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका राजनीतिक परिणाम भी होता है, जो कि हमें देखने को मिला। और मुझे तो रश्मि रथी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो राहुल गांधी जी के तो आसपास पूरे एक प्रोपोगेंडा रचने की कोशिश की जा रही थी, उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। और मुझे लगता है कि वो उसको बिल्कुल बदल कर एक नए अंदाज में आए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई कि कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे तो खत्म हो गई। आज भी आप देखिए, किसी ट्रक वाले के बीच में
किसी मैकेनिक के बीच में, किसी कुली के बीच में, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के जैसा एक दिन जीकर देख रहा है कोई नेता, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। जनाब, आप ये मानती हैं कि जमीनी धरातल पे जो काम करेगा, जो लोगों के साथ, क्योंकि समय बदल चुका है, जो कि अब वो अभी लंबे समय तक ये था कि एसी की पॉलिटिक्स चलती थी, वो धरातल में जो आदमी रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आजकल ना धरातल पर आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नेता हमारे बीच हो, हमारे बीच का हो, हमारे बीच रहे, तभी वो समझ सकता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं और उनका निदान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम होते हैं। आज मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है। ये कहा जाता है मीडिया रूल्स द माइंड। मीडिया एक ओपिनियन मेकर की तरह भी काम करता है। फिर ऑल्टरनेट मीडिया या सोशल मीडिया में भी आपका प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, जो मैंने शुरू में कहा कि जनता की नब्ज को टटोला सिर्फ तब जा सकता है जब आप अपने मन की बात जनता पर न थोपें। जनता क्या सोच रही है, समझ रही है, उसके ऊपर काम करें और मुस्तैदी के साथ काम करें। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जन गण मन, सबसे पहले जन आता है जिससे जनतंत्र बनता है, फिर गण आता है, सारा महकमा जो है वो जनता के लिए है, फिर मन आता है। लेकिन ये जो मोदी जी हैं, इनका मन ही सबसे पहले आ जाता है, मन सब पे हावी हो जाता है, इसलिए वो मन की बात हर इतवार को सुनाया जाता है। लेकिन बहरहाल वो अब विषय से भटक गई। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सुनिश्चित किया कि 18 साल हम खड़े रहे जनता के साथ, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर। हमें पिछली बार भी जनादेश मिला, उसको साम दाम दंड भेद से चुराया गया, लेकिन इस बार जनता सुनिश्चित करेगी कि इतना प्रचंड बहुमत हो जाजी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के एक कोने में चुपके से बैठे हुए नजर आए। क्या लगता है आपको कि इतने बड़े कद्दावर नेता है जिनको तीसरे नंबर का माना जाता था? पिछले बार की चुनाव की बात है, 2018 में हमने देखा कि जब वो कोई भी डिसीजन होता तो प्रियंका जी, राहुल जी और सिंधिया जी साथ में दिखाई देते थे। तो ऐसा व्यक्ति आपके साथ चला जाता है कि स्तंभ चला जाता है और 22 लोग आपके साथ टूट जाते हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती नहीं है कि एक बार फिर जो बड़ा संकट, मान लीजिए आपकी सरकार बन भी जाती तो उनको सहेज के रखना सबसे बड़ी चुनौती दिखाई? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग दल बदलू थे या बेपैंदी के लोटे थे, वो ढुलक गए। अब जो हैं वो अंगद की तरह पैर जमाकर कांग्रेस पार्टी की, गांधी नेहरू की समावेशी, प्रगतिशील, सर्वधर्म संभाव वाली विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती ज्योतिरादित्य जी पे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता भी ये देखती है कि व्यक्ति की प्रतिबद्धता और निष्ठा कैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल मेरे लिए मेरी माँ के समान है, और आपको कभी ये लगे कि माँ बीमार है, मान लीजिए आपको लगे कि माँ बीमार है या माँ उतनी सक्षम नहीं है, तो क्या हम माँ को छोड़ देते हैं या माँ की पीठ में छुरा घोंप के आगे निकल जाते हैं? वो सेवा का समय होता है, और ऐसे में अगर केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है तो जनता भी ये देख रही है। और मैं नहीं कहती यहाँ पर तो राहुल जी उनके कंधे पर हाथ रख के चलते थे, आपने भी कहा, लक्ष्मण कहा जाता था। और जब पहली सभा में वो बैठे शिवराज सिंह जी के साथ, तो शिवराज सिंह जी ने उन्हें विभीषण कहा। और आप मानिए, विभीषण चाहे प्रभु राम के साथ ही खड़े हों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिवराज प्रभु राम है, उनके सरकार के अंतर्गत तो रावण राज चल रहा है, पर कोई विभीषण अपने बच्चे का नाम नहीं रखता, क्योंकि वो घर के भेदी की संज्ञा उसके साथ, उपमा उसके साथ जुड़ी रहती है। तो अब वो उनका विवेक था, उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन इस बार गुना ग्वालियर संभाग में जो कांग्रेस की बड़ी जीत होने वाली है, मुझे लगता है उससे थोड़े परेशान होंगे सिंधिया जी। इस बार ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी घोषणाओं की फहरिस्त जारी कर दी है। ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको आपने अछूता रखा हो। पत्रकारों के लिए भी आपने बहुत सारी बातें की, युवाओं के लिए आपने बात की, महिलाओं के लिए आपने बातें की। यानी आपके पास ऐसा लग रहा है कि पूरा भानुमति का पिटारा है जो पूरा लुटा देंगे। ऐसा क्या लग रहा है कि जो सरकार की वर्तमान माली हालत है, ऐसे में यदि आपकी सरकार बनती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी? मुझे लगता है कि ये शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से रेवड़ियों की भी बंदर बांट की है और जो घोषणाओं की बौछार लगाई है, वो एक जुमला वीर हैं, एक यहाँ घोषणा वीर हैं। 29,716 घोषणाएं उन्होंने 18 साल में की। आचार संहिता लगने से पहले 53,000 करोड़ की घोषणाएं एक ही दिन में कर दी, और वो तब जब करीब 4 लाख करोड़ का वित्तीय कर्ज जो है वो एक्सचेकर पर है, मध्य प्रदेश के ऊपर है। उसके बाद भी वो घोषणा करते जा रहे हैं कि अब वो पहले जो 1250 देते थे वो 3 बार या 4 बार किश्त आ पाई है 18 साल में, और अब वो 3,000 कर देंगे। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सरकार 3,000 करोड़ का व्यापक घोटाला करती है, वो पैसा किसका है? जनता का ही है, एक्सचेकर का ही है, टैक्स पेयर मनी है। आप
डाका डाल लेते हैं और फिर 10 रुपए की खैरात पकड़ा देते हैं। 3000 करोड़ का आपने भ्रष्टाचार किया, कमीशन खोरी की और उसके बाद 3000 की घोषणा कर दी। यदि 3000 रुपए दे सकते मामा जी तो अभी तक 18 सालों में दे चुके होते जाजी। तो ये भानुमति का पिटारा जो है, अदृश्य पिटारा, ये तो वो ऐसे गोद में लेकर बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया। क्या फर्क है मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस ने वित्तीय आकलन करके वचन पत्र रखा है, क्योंकि हम कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, और मामा जी के लिए मैं कहती हूँ मामा रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो हमने अगर प्रतिस्पर्धा होती तो हम कहते हैं इन्होंने 3000 कहा है, हम 4000 रुपया देंगे। लेकिन ना 4000 दिया जा सकता है हर माह, ना 3000 दिया जा सकता है, ना 2000 दिया जा सकता है। एक वित्तीय आकलन करने के बाद हमने ये पाया कि 1500 रुपए दिया जा सकता है। दूसरी बात, 18 लाख करोड़ के निवेश का वादा करते हैं शिवराज सिंह चौहान, और 18 साल में 18 रुपए का निवेश नहीं लेके आ पाते। निवेश ना होने से प्राइवेट सेक्टर धच्च से गिर जाता है, 60% नौकरियां कम हो जाती हैं, अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है। वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में कमलनाथ जी, कल मुख्यमंत्री बनेंगे तो इतना निवेश आएगा, नौकरियां मिलेंगी लोगों को सरकारी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, नौकरी मिलेगी, जेब में पैसा आएगा, व्यय करने की क्षमता बढ़ेगी, अपने आप डिमांड और सप्लाई की चेन होगी। अंतिम बात, अब हमने अगर ये कहा कि हम तेंदुपत्ता के संग्रहण का 3000 से बढ़ाकर 4000 देंगे, तो हमने तब कहा जब हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। अगर हमने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा देंगे, हमने कहा 25 लाख का देंगे, तो हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। अगर हमने कहा कि महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जाएगी, तो हमने कर्नाटक में करके दिखाया। ये फर्क है। आप 18 साल में जो चीज नहीं कर पाए उसकी घोषणा कर रहे हैं आज, कौन मानेगा। कांग्रेस की सरकारों ने जो करके दिखाया उसी के अनुपात में घोषणा मध्य प्रदेश में भी की है। और जैसा कि मैंने कहा, हम घोषणा पत्र को वचन पत्र कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत पवित्र दस्तावेज है। हमने 1 महीने पहले निकाला झाजी, इसलिए कि वो जनता तक पहुंचे, उसे पढ़ें, क्योंकि हम जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो सिर्फ हुआ जिस ढंग से आपके यहाँ हो रही है, जूतम पेजार हो रहे हैं टिकट वितरण के बाद, क्या इस पर कोई नियंत्रण लगेगा? क्या जो एकता जो है आपके वचन पत्र के पहले दिखाई दे रही थी, वो दिखाई नहीं दे रही? जब आपने सिर फटौल और जूतम पेजार की बात की तो मुझे लगा आप शायद जबलपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जहन में तो वही आ रहा है बार बार कि भैया टिकट जबलपुर की, मैं जबलपुर की बात कर लेती हूँ, मैं जबलपुर से ही आती हूँ, वहाँ पे मेरी पैदाइश है, वहाँ रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल की। तो हुआ यूं कि 8 टिकटें उस जिले में बटी कांग्रेस की, चूं की आवाज नहीं आई। और यहाँ तो कपड़े फाड़ना तो दूर, बंदूक चलने की नौबत आ गई। अगर लोग समझा न लेते तो गोली चल जाती उस दिन तो और छोड़िए, जो वो महाभारत में धृतराष्ट्र के लिए संजय की भूमिका जो थी ना कि दृष्टांत वृतांत सुनाना है, वो निभा रहे हैं भूपेंद्र यादव जी, मोदी जी के लिए यहाँ बैठकर बताते हैं सब। उनके ऊपर ही आक्रमण हो गया। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि भाजपा के केंद्रीय नेता के कपड़े फटने की नौबत आ गई। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही ऊहापोह और असमंजस की स्थिति है। 29,000 घोषणाओं के बाद मोदी जी यहाँ 2 बार आए आचार संहिता से पहले, एक भी घोषणा का नाम नहीं लिया शिवराज सिंह जी की। यहाँ तक शिवराज सिंह जी का ही नाम नहीं लिया। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन के ड्राइवर का नाम नहीं लेना चाहते, और डबल इंजन के दोनों पहिए अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। तो ये तो डिरेल ही होना है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को उतारा कद्दावर नेता कह के, वो कह रहे हैं कि तो ये तो डिरेल ही होना है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को उतारा कद्दावर नेता कह के, वो कह रहे हैं कि हमारा तो 1% लड़ने का ही मन नहीं है। वो भी जान रहे हैं कि ये शिवराज सिंह जी की डूबती हुई कश्ती है, इसमें अपनी लुटिया का है को डुबानी है। और कह रहे हैं कि हम तो हवाबाई नेता ऐसे आते हैं, हेलीकॉप्टर में हाय हाय करते हैं, हम तो जनता के सामने अब वोट मांगने जा नहीं सकते। और जिनकी टिकट कटी, 29 विधायक और 3 मंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि सबसे बड़ी हार अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं होनी है तो मध्य प्रदेश में होनी है। और जहां तक कांग्रेस की सूची का सवाल है, तो पहली सूची जिसमें 144 प्रत्याशियों को हमने उतारा, बहुमत हमारा उसी में बन जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमारी जीत को कंसोलिडेट करने की बात है। लेकिन एक प्रश्न और जहन पे आता है कि जो आम जनता है वो सोचती है कि हमने 2018 में आपको सत्तासीन किया, पर आप उस सत्ता की चाबी संभाल नहीं पाए, वो फिसल गई आप, तो कैसे फिर विश्वास किया जाए आपके साथ? नहीं, जनता, देखिए जनता को जनार्दन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। तो ये जनता ही सुनिश्चित करने का मन बनाए बैठी है कि इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ये जो येन केन प्रकारेण लोकतंत्र की खरीद फरोख्त करने का काम करती है, इसका मौका ही ना मिले। अब देखिए पैसा तो बहुत है भाजपा के पास,
और जितना भी नोटबंदी के बाद काला धन जो बैंक में वापस आना था वो तो भारतीय जनता पार्टी की जेब में वापस आ गया है। तो वो हर जगह कोशिश करते हैं कि वो लोकतंत्र का मखौल उड़ा सकें, लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये होने वाला नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से वापस आए। जी देखिए, 15 महीने की सरकार है, उसी क्या उपलब्धि जिस ढंग से देखती हैं आपकी जो 15 महीने की सरकार थी? देखिए, मैं एक चीज आपको बहुत मतलब ताल ठोक के कहना चाहती हूँ। अब आजकल जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हाँ, है, यानी चीज इसमें ये कि जनता क्यों वो करेगी, यानी क्या लगेगा उसको कि 15 महीने आपने ऐसा क्या किया था कि जो आपके साथ आए उसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो झा जी, मुझे लगता है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और 15 महीने के भीतर उसका पूरा आकलन कर लेना मुझे लगता है कि थोड़ी नाइंसाफी है। पर उसमें भी कई ऐसे निर्णय लिए गए। एक जो आजकल कांग्रेस पार्टी बड़े पुरजोर तरीके से कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग संख्या के हिसाब से आर्थिक रूप से, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने, उसकी हिस्सेदारी बढ़े। तो मैं तो और भी पहले की बात कर सकती हूँ। अर्जुन सिंह जी ने 27% आरक्षण दिया, कमलनाथ जी ने तो 15 साल की सरकार में ही ये करके दिया, किसानों का कर्जा भी माफ करके दिया। और शिवराज सिंह जी ने क्या किया उसके बदले में मैं आपको बताती हूँ। हमने तो 9 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस जो होता है उसकी छुट्टी तक जो हमने रखी थी उसको भी खारिज करने का काम शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो कांग्रेस की सरकार आते ही महिला और बच्चों के खिलाफ जो अपराध थे उनकी संख्या में बहुत भारी तो नहीं पर कमी आई। और वो इसलिए भी आई कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह अपने आप को बार बार मामा 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 कहने की जो कोशिश में लगे रहते हैं, वो उनका प्रशासन और पुलिस उतनी ही मुस्तैदी के साथ इन सारे अपराधों को अनदेखा करती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने उज्जैन के केस में ही देखा कि एक बच्ची अगर अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है और पुलिस कहती है विक्षिप्त विकारण है, इसका मानसिक संतुलन खराब है, ये तो हमारे क्षेत्र की नहीं है, और वो डिले कर दिया जाता है। तो ये तमाम, यहाँ भोपाल की ही बात है, एक अमित सिरोलिया करके एक व्यक्ति की जान चली गई क्योंकि उसकी बहन के साथ बदतमीजी बदसलूकी हो रही थी। वो बीच में बचाने गया, गुंडों ने मार दिया, पीसीआर वहीं खड़ी थी, कोई मदद के लिए नहीं आया। तो मैं तो तथ्यों के आधार पर ये सारी बातें कह रही हूँ। और हमारी 15 महीने की उपलब्धि इनकी 15 साल की सरकार की उपलब्धियों से ज्यादा है। सारे आंकड़े मैं आपको गिना सकती हूँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो इंटरव्यू अधूरा रहेगा उसके बिना। ये बताएं कि जो 2018 हो, 2019 हो, लेकिन अब जो स्वरूप दिख रहा है कांग्रेस का हिंदुत्व को लेकर के ज़्यादा आकर्षण है, चाहे बात हनुमान जी की हो चाहे नर्मदा जी की हो। तो क्या अचानक ऐसा बदलाव? अच्छा, और दूसरा एक और आरोप भी लग रहे हैं इस बार, अल्पसंख्यक भी बड़े नाखुश दिखाई दे रहे हैं आपकी टिकट वितरण से कि गिने चुने लोगों को टिकट दी गई। देखिए, दोनों सवालों का जवाब मैं देती हूँ। सबसे पहली बात तो हिंदुत्व शब्द जो है वो 1921 में इजाद किया गया। हिंदुत्व शब्द और हिंदू धर्म मुझे लगता है कि एक नहीं है। हिंदुत्व एक राजनैतिक विचारधारा है, संघ की विचारधारा है, जो पितृभूमि और पुण्य भूमि के फर्क को दिखाकर कौन लोग भारत में रहें और कौन भारत छोड़ दे, इस पर आधारित है। हिंदू धर्म एक उदार, मानवतावादी, समावेशी धर्म है जिसमें कि असंख्य देवी देवता हैं। हिंदू धर्म तो ये भी नहीं कहता कि आप इस देवी देवता की पूजा करो, उसकी ना करो, विष्णु जी को मानो, शंकर को मानो, देवी को मानो, तमाम स्वरूप हैं। और उसके बाद अगर हम हिंदू धर्म की ही बात कर ले तो रामचरितमानस में बहुत साधारण सी परिभाषा लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। यानी कि अगर आप दूसरे का हित करते हैं तो आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, और अगर आप दूसरे की हित करके उसमें बड़ा आपको प्रसन्नता, खुशी मिल रही है, तो आपसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। और मैंने तो शुरुआत में ही गिना दिया कि चाहे महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, घोषणाओं की बौछार है, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार है, छोटे छोटे बच्चों का यौनाचार है। तो ये ऐसी निकम्मी शिवराज सिंह सरकार है। तो यहाँ तो हर किसी का अहित हो रहा है। आप रामचरितमानस में रामराज की व्याख्या देख लीजिए, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यहाँ तो हर किसी को दुख दर्द है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। न नीति है न नियत है, दोनों में खोट है, इसीलिए परस्पर प्रीति की तो बात ही नहीं करते। यहाँ नफरत का फरमान है, हम दूसरी तरफ हमारी मोहब्बत की दुकान है। और हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि जो आप जुमलेबाजी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना 15 लाख रुपए मिले, ना बुलेट ट्रेन चली, ना 100 स्मार्ट सिटी बनी, ना रुपए और डॉलर का समान मूल आया, ना 40 रुपए पेट्रोल डीजल मिला। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो पूरे दिन जैसे चौपाई सुना सकती हूँ जो कि सिद्ध करती हैं कि अगर कोई अधर्मी है
तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और राम मंदिर की चंदा चोरी से, राम राजा दरबार ओरछा में बैठे हैं, उनकी चढ़ावा चोरी तक भारतीय जनता पार्टी भगवान के घर में डाका डालती है। महाकाल लोक में सप्तऋषियों की विक्षिप्त मूर्ति किसने नहीं देखी, वहां भी कमीशनखोरी की, वहां भी मुनाफाखोरी की। वेंकटेश लोक में 8 करोड़ की टाइल लगी, 2 दिन बाद टूट गई, वहां भी 50% कमीशन है। तो ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा इनको प्रभु श्री राम याद आएंगे और ये धर्म को असफलता की ढाल बनाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अचानक स्वरूप आपको बदल जाना। प्रतिशत कमीशन है, तो ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा इनको प्रभु श्री राम याद आएंगे और ये धर्म को असफलता की ढाल बनाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अचानक स्वरूप आपको बदल जाना, आज आप एक अलग स्वरूप में, कल आप साध्वी बन जाएं, तो ये तो बदलाव दिखाई देता है समाज में। नहीं, मैं तो सनातनी हिंदू हूँ, पर आज आपने सवाल पूछा, इससे पहले मैंने धर्म का जिक्र किया हो तो बताइए। नहीं, मैं कांग्रेस से कहना मैं वही कह रही हूँ कि हम कभी अगर आप सवाल पूछेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या कभी हम क्या धर्म को राजनीति की चर्चा में लाए? मुझे लगता है कि अगर आप धर्म को सियासी दलदल में घसीटते हैं तो आप धर्म को मैला करने का काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम आस्था का विषय है, उनको राजनीतिक हथियार हमें नहीं बनाना चाहिए। और जो करना चाहता है वो इसीलिए करना चाहता है क्योंकि उपलब्धियों के नाम पे, नीतियों के क्रियान्वयन के नाम पे, जन कल्याण के नाम पे मध्य प्रदेश में नील बटा सन्नाटा है, शून्य है, सिफर है। ये हैं रागिनी नायक, जिनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर कांग्रेस को अवसर देगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी। रागिनी जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।